ओके, अब सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ इरोजन में हमने पढ़नी है अभी टाइप्स ऑफ इरोजन। तो सबसे पहले जो टाइप है इरोजन की वो है शीट इरोजन। मतलब अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ इरोजन, और टाइप्स ऑफ इरोजन में सबसे पहले जो है ना वो है शीट इरोजन। अच्छा, शीट इरोजन क्या होती है? इसकी सिंपल सी जो एक क्रूड सी जो है ना वो डेफिनेशन ये है। सपोज करो आपके पास कोई जो है ना वो एक एक पैच है सॉइल का। ये एक तरह से एक प्लॉट है आपके पास जिसके अंदर जो है ना मिट्टी भरी हुई है। सही है। मिट्टी का जो कलर जो है थोड़ा सा ऐसे होता है तो इसको ऐसे करते हैं। अब इस पैच में से बारिश होती है और इरोजन स्टार्ट हो जाती है इसमें से, इस पैच में से। और इसके किसी जगह के हिस्से से एक पूरे की पूरी जो शीट है वो ही निकल के जो है ना इरोड हो जाती है। ठीक है, मतलब मट्टी थी, अब बीच में से एक ऐसा पैच बन गया है जिसके अंदर से पूरी की पूरी शीट जो है वो उठ के निकल गई है यहाँ से। दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन, की जहाँ पे पूरी एक लेयर ऑफ जो सॉइल है वो ही उठ के जो है वो साइड पे हो जाए, या वही जो है वो इरोड करके ले जाए पानी। सही है, उसे हम बोलते हैं कि वो जो है ना वो शीट ऑफ मतलब शीट इरोजन है। ठीक है, अब इसकी जो कुछ थोड़ा थ्योरी के अंदर जो पढ़ लें, थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये है यूनिफॉर्म, जैसे मैंने बोल दिया पहले ही कि यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल इन थिन लेयर्स फ्रॉम स्लोपिंग लैंड। ठीक है, कि ऑब्वियसली फ्लो ऑफ वाटर के नतीजे में कोई एक ख़ास पैच जो है या कोई भी प्लॉट का या एक पूरे जो है ना वो एरिया का कोई एक मखसूस सा जो है ना एरिया, उसके अंदर से पूरी की पूरी जो लेयर है सॉइल की वो ही इरोड कर गया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात उसने बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें लिखी, जो दूसरा पॉइंट है वो होता ही है, वो कहता ये है कि जी बिलफर्स आपकी कोई ये बिलफर्स अर्थ क्रस्ट है। ठीक है, और इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है ना वो ये सॉइल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ऑब्जर्व सॉइल पार्टिकल जो है ना वो सॉइल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये बिलफर्स यहाँ पे जो है ना वो क्लेई सॉइल पड़ी हुई है, मतलब ज़रा उसकी मैं इसको मैक्सिमाइज ही कर दूँ ये बजाय इसके कि इससे आपका जो है इसे ख़त्म करूँ। बनाना मैं यही चाह रहा हूँ कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक ख़ास हिस्से के अंदर जो है ना वो आ, एक ख़ास हिस्से में, चलो ये ठीक है, आपके पास ये सपोज करो सैंडी सॉइल है यहाँ पे पड़ी हुई। तो ये पता है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर आप मूव करो ना तो कई जगह पे सॉइल जो है वो सैंडी होगी, कई जगह पे जो है ना सॉइल जो है ना क्लेई होगी। तो यहाँ पे बिलफर्स यहाँ पे सैंडी सॉइल थी, जैसा हमने ये कर दिया। मैंने थोड़ी सी अर्थ क्रस्ट ज़्यादा लंबी बना दी है, मुझे इतनी बतानी नहीं चाहिए थी लेकिन बारह ये हो गया। ठीक है, अब ये सैंडी थी, लेकिन सॉइल सिर्फ सैंडी तो नहीं ना होती, सॉइल तो जो है ना वो क्लेई भी होती है। तो क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स भी हमने साथ में जो है ना वो ड्रॉ कर दिए। क्लेई सॉइल जो है ना वो ज़रा ऐसे हो गया। ठीक है, ये है आपकी अर्थ क्रस्ट। हमें दो सेक्शन इसमें जो है ना अर्थ क्रस्ट के जो है ना वो मार्क किए हैं। ठीक है, ये जो थी वो क्या थी, यहाँ पे सैंडी सॉइल थी और ये क्लेई सॉइल थी। अब जब बिलफर्स बारिश होती है इस पूरे एरिया के ऊपर, अगर प्रेसिपिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए और पूरे एरिया के ऊपर जो है रेगुलर प्रेसिपिटेशन जो है ना वो बढ़ जाए,
ठीक है। तो ये स्यापा इतनी रेन के लिए मसला बन रहा है। एनीवे, ये हो गया। अब जी यहाँ पे भी रेनफॉल, पूरे एरिया के ऊपर रेनफॉल हुई। अब होता है क्या, जब बीटिंग एक्शन होता है ना, तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है लूजन अप होके, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था, लूजन अप होके जो है वो क्या होता है, वो कहीं भी जाके जो है ना वो क्या हो जाएंगे, ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे कि ये लूजन अप हो जाएंगे जब बीटिंग एक्शन की वजह से, ठीक है। ये क्या करेंगे, जनरली जो है क्या होता है कि ये पार्टिकल उठ के जो है ना, ये जो वॉइड्स होते हैं ना सैंडी सॉइल के बीच में या कहीं पर भी सॉइल के बीच में, जहाँ पे वॉइड्स बने होंगे, ये उठ के जो है ना वहाँ पे आ जाएंगे और सॉइल की जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है उसे क्या करेंगे, ये उसे बहुत थोड़ा कर देंगे, ठीक है ना। ये जो पहले जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये जो होल्स थे, विद द बीटिंग एक्शन ऑफ द रेन, जब रेन इनके ऊपर आके स्प्लैश बनाती है और ये लूजन अप होते हैं, ठीक है, तो ये लूजन अप हो के जनरली उन जगहों पे जाके बैठ जाते हैं जहाँ पे पानी जहाँ से इन्फिल्ट्रेट होता है। तो अब जब वो होल्स बंद हो जाएंगे तो पानी इन्फिल्ट्रेट होने का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो उसने फिर ये पॉइंट नंबर 2 लिखा हुआ है कि जब बीटिंग एक्शन होती है तो बीटिंग एक्शन के बाद और सरफेस फ्लो के बाद होता क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो कम हो जाता है। अब जाहिर बात, जब इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, अब क्या होगा कि अब जब पानी आएगा, रन ऑफ जो है क्या होगा, जब इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ना कम हो गया है, मैं शायद ये बात थोड़ी सी जो है ना वो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो लेस हो गया, ठीक है। वो जब उन्होंने वो होल्स ब्लॉक किए तो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो क्या हो गया, वो कम हो गया। वो लेस हो गया, इन्फिल्ट्रेशन रेट लेस हो गया, तो रन ऑफ जो है विल बी जनरेटेड क्विकली, ठीक है ना, क्विकली एंड मोर इंटेंस। कि रन ऑफ जो है वो इंटेंस होगा और जल्दी बनेगा, और फिर उसकी वजह से क्या होगा कि इरोजन विल बी हायर, कि इरोजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी एक इशू होता है, ठीक है। और जनरली यही चीज़ जो है ना वो क्या एक 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 जो है ना वो ग्राउंड बनाती है, बेस बनाती है फॉर शीट इरोजन। उसके बाद इरोजन इज़ द फंक्शन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी। ऑब्वियसली रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इरोजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इन्फिल्ट्रेशन रेट, ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा तो इरोजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड फील्ड स्लोप, और अगर फील्ड स्लोप ज़्यादा हो जाएगा तो इरोजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फॉर अ गिवन साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल और एग्रीगेट्स। कहते हैं किसी भी सॉइल के लिए जो इरोजन है वो डिपेंड करती होती है किसके ऊपर, इन्फिल्ट्रेशन रेट के ऊपर, रेनफॉल इंटेंसिटी के ऊपर और फील्ड स्लोप के ऊपर। और आपको पुराने नॉलेज जो पहले हमने बताया उससे पता है आपको कि रेनफॉल इंटेंसिटी से इन्फिल्ट्रेशन रेट में इजाफा होगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट से के ज़्यादा होने से जो जो आपकी इरोजन है उसकी इरोजन जो है ना वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और फील्ड स्लोप के ज़्यादा होने से जो इरोजन है वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ये आपको पता है इस बात का पहले से। फिर उसके बाद जो अगली टाइप है वो है इंटर रिल इरोजन। इंटर रिल इरोजन, ठीक है ना, ये है सेकंड टाइप। पहली टाइप क्या थी, शीट इरोजन। अब दूसरी कौन सी आ गई है, इंटर रिल इरोजन। इंटर रिल इरोजन क्या होती है, कहते हैं कि जी स्प्लैश जो बनता है जो रेन ड्रॉप का एंड शीट इरोजन आर समटाइम्स कंबाइंड टू फॉर्म द इंटर रिल इरोजन। कहते हैं कि स्प्लैश और जो आपकी जो शीट इरोजन है वो समटाइम्स जो है ना वो क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और जब उनकी कॉम्बिनेशन होती है तो उससे क्या होता है, उससे इंटर रिल इरोजन की जो है ना एक फॉर्म बनती है। मैं आपको इंटर रिल इरोजन की एक फॉर्म बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, फिर बाद में उसकी एक डायग्राम भी दिखाऊंगा। सपोज करो ये आपका जो है ना वो प्लॉट है। अब प्लॉट के अंदर जो है जब बारिश होगी ना तो आप कभी नोट करना
कि जब बारिश अभी स्टार्ट होगी थोड़े से ना क्या बनेंगे, इस तरह की ना छोटी छोटी जो है ना लाइनें बन जाएंगी। वो कोई नालियाँ नहीं होंगी लेकिन छोटी छोटी लाइंस बन जाएंगी। जब मिट्टी इरोड होगी ना तो उसके साथ ना छोटी छोटी लाइंस जो है ना वो बन जाएंगी। तभी इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऐसी कुछ लाइंस बन रही होंगी, सही। अब इनके अंदर से, इन लाइंस के अंदर से पानी नहीं गुजर सकता, ठीक है। रन ऑफ बनेगा ना तो वो इनके अंदर से नहीं गुजर सकता। ये छोटी सी लाइनें अभी अभी नालियाँ जो है ना रेन की वजह से बननी भी शुरू होती हैं ये वाली, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटररिल इरोजन। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल दूंगा लेकिन बाद में, पहले आपने इसको जो है ना जो है ना ये ज़हन में रखना है कि वो छोटी छोटी सी जो है ना वो एक चैनल टाइप स्ट्रक्चर जो बनते हैं लेकिन उनमें से पानी अभी फ्लो नहीं कर सकता, दोज आर कॉल्ड इंटररिल इरोजन, ठीक है। अभी इंटररिल इरोजन के बारे में आपने सिर्फ ये बात सुनी है, आपने अभी इसके बारे में कुछ देखा नहीं है। मैं आपको अगली टाइप दिखा के फिर इसके बारे में जो है ना वो दोबारा इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपने सिर्फ ये देखना है कि जब बारिश अभी होती है और जब रन ऑफ बनने लगता है अभी, तो उस टाइम छोटी 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 बहुत छोटी जो है ना वो चैनल्स बनती हैं। प्रॉपर वो चैनल्स भी नहीं होती हैं, जस्ट एक हिंट होता है कि यार यहाँ से जो है ना वो जो है ना वो एक तरह से जो है ना नाली आहिस्ता आहिस्ता बन रही है अभी ना, तो हम उनको बोलते हैं इंटररिल, ठीक है। अच्छा, अब इंटररिल जो है उसका रेट अगर आपने फाइंड करना हो, इरोजन का इंटररिल इरोजन रेट आपने फाइंड करना हो तो उसके लिए बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ उसने, वो क्या है, डी आई इज इक्वल टू के आई, फिर ये आई स्केयर है, ये जो है ना ये वाला जो यूनिट है ये है आई स्केयर और एस एफ, वेयर डी, ये डी एफ लिखा हुआ है, डी आई नहीं सॉरी डी एफ है। डी एफ जो है इसकी क्या है, ये इंटररिल इरोजन रेट है इन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकंड। इसका मतलब क्या है, यूनिट का मतलब क्या है कि जनाब इस जगह में से एक सेकंड के अंदर अगर, सॉरी यार मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ मुझे स्लो स्लो जो है ना वो जाना चाहिए क्योंकि जल्द तेज़ी जो है नुकसान करेगी। सपोज़ करो जी ये आपका एरिया है, इस बड़े प्लॉट में से ये आपका छोटा एरिया, सही। ठीक हो गया। अब इस एरिया की जो डायमेंशन है ना वो है, कोई भी डायमेंशन हो सकती है लेकिन हमने इस टाइम जो है ना वो ले रहे हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ताकि डिफाइन कर सकें उसको ना कि वो क्या होती है। अच्छा, अब मतलब क्या है इंटररिल इरोजन रेट का, कि इस एरिया में से कितने किलोग्राम ऑफ सॉइल जो है वो रिमूव हुई है, यानी कि इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से कितने किलोग्राम सॉइल जो है वो रिमूव हुई है इन 1 सेकेंड। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये है इंटररिल इरोजन रेट का यूनिट। फिर उसके बाद है जनाब के आई, जो कि इंटर इरोडेबिलिटी ऑफ सॉइल है, ठीक है। ये एक तरह से ये बोल लो कि ये कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जनरली गिवन होती है, ठीक है। और इसका यूनिट है किलोग्राम सेकंड पर मीटर रेज टू पावर 4। आई जो है ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इन मीटर पर सेकंड, याद रखना यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो है ना वो मिलीमीटर पर सेकंड में नहीं आनी, इसमें आनी है मीटर पर सेकंड में आनी है। उसके बाद एस एफ, यह स्लोप फैक्टर। स्लोप फैक्टर कैसे फाइंड करना है आपने, 1.05 माइनस 0.85, ये एक्सपोनेंट -4 और साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा क्या है कि आपका जो ग्राउंड है, ये जो आपकी जगह है, ठीक है, ये टॉप व्यू देख रहे हैं ना उसका, इससे अगर साइड व्यू देखें तो ऑब्वियसली हर ग्राउंड में थोड़ा बहुत स्लोप होता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि कितना एंगल आपका ये वाला ग्राउंड जो है बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, वो एंगल कितना बना रहा है, सही है। ये थीटा एंगल है, सही है। तो ये एंगल थीटा है आपका। तो आपने एस एफ इसे फॉर्मूले से फाइंड किया, इंटेंसिटी वही, डेप्थ पर यूनिट टाइम, ये के आई की वैल्यू जो है गिवन होगी,
क्योंकि कांस्टेंट है, आपने इसे पुट करना है और इंटर रिल इरोजन रेट आपने इजीली फाइंड कर लेना है। इंटर रिल के बाद आती है क्या, रिल इरोजन। अब ये इंटर रिल की डेवलप्ड फॉर्म है एक तरह से रिल इरोजन, ठीक है। ये क्या है, ये वही कि रिल इरोजन इज अ डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय अ कॉन्सनट्रेटेड फ्लो ऑफ वाटर। यानी कि अब जब ये नालियाँ जो हैं ये इतनी वाइड हो जाएं कि इनके बीच में से पानी गुजर सके, तो आप क्या बोलोगे कि अब जो हमारी जो इरोजन जो टाइप है वो कौन सी आ गई है, वो आ गई है जनाब रिल इरोजन। पहले ये क्या थी, पहले ये थी इंटर रिल। अब ये नालियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि इनमें थोड़ा बहुत पानी जो है ना वो गुजर सकता है, तो फिर आप इन्हें क्या बोलोगे, हाँ अब ये जो नालियाँ हैं ना ये शो करवाती हैं कि नाउ द काइंड ऑफ इरोजन वी हैव इज नॉट इंटर रिल बट रिल इरोजन, ठीक है। अब जो ये है ये क्या है, ये है रिल इरोजन, सही है। जो इसकी सिंपलेस्ट जो है ना वो डेफिनेशन है। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि इंटर रिल और रिल को अगर आप फील्ड में देखोगे तो कैसी नज़र आएंगी। ये देखो, ये बेसिकली है शीट इरोजन, सिंपल। पूरे फील्ड में से सिर्फ एक पैच जो है उसके ऊपर से पूरी की पूरी मिट्टी की लेयर जो है गुजर गई, वो हट गई, तो ये क्या है, ये है शीट इरोजन, ठीक है। उसके बाद ये चेक करो, ये जो अभी नालियाँ छोटी छोटी सी बनी हुई हैं ये क्या है, ये इंटर रिल है। और ये जो प्रॉपर डेवलप्ड नालियाँ हैं ये क्या है, ये है रिल इरोजन, ठीक है। ये रिल और जो छोटी भी नज़र भी आ रही हैं वो क्या है, वो इंटर रिल है। अच्छा, इसमें से यहाँ पे ये जो है नाली नज़र आ रही है, नाली ये वाली, ये क्या है, ये है रिल इरोजन, ठीक हो गया। ये नाली अभी नज़र नहीं आ रही, अभी बन रही है, ये क्या है, ये इंटर रिल है। ये क्या है, ये नाली जो है अभी चूँकि डेवलप हो चुकी है या पानी बीच में गुजर सकता है, तो ये क्या है, ये है रिल इरोजन, सही हो गया। तो इस तरह से आपने इसको फील्ड में जो है ना वो देख सकना है। अच्छा, अब रिल इरोजन का जो फार्मूला है, रिल इरोजन के रेट को फाइंड करने का, वो क्या है, वो है डी आर इक्वल्स के एक्स इंटू टाउ माइनस टाउ सी इंटू 1 माइनस क्यू एस ओवर टी सी, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये है डी आर जो है वो तो ऑब्वियसली रिल डिटैचमेंट रेट, कि कितने, वही वाली बात कि 1 मीटर स्क्वायर में एरिया में से कितने किलोग्राम जो सेडिमेंट है वो 1 सेकंड के अंदर जो है ना वो पास करता है। ये क्या है आपका, ये रिल डिटैचमेंट का यूनिट है। के एक्स ये कांस्टेंट होगा, इरोडेबिलिटी जो है ना, रिल इरोडेबिलिटी जो है ना उसका कोफिशिएंट होगा जो दिया जाएगा आपको इन सेकंड पर मीटर, ठीक है, एस ओवर एम। जो अगला है टाउ है, टाउ क्या है, ये है हाइड्रोलिक शेयर ऑफ फ्लोइंग वाटर। यानी कि फ्लोइंग वाटर जो है वो थोड़ी सी शेयर फोर्स लगाता है ना, जब भी पानी फ्लो कर रहा होता है तो फ्लोइंग वाटर जो है ना वो ऑलवेज क्रिएट्स अ शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होती है, शेयर फोर्स होती है एक ऐसी फोर्स जो कि कुछ वियर एंड टीयर करे। मैंने क्या बोला, फ्लोइंग वाटर ऑलवेज कॉज वियर एंड टीयर, ठीक है ना। वो ऐसा क्यों करता है, बिकॉज इट हैज़ a certain amount of shear force, ठीक है। कोई भी चीज़ मूव कर रही है ना उसके पास shear force लाजमी है। चाहे गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी की अपनी shear force है, गाड़ी के टायर जो हैं वो एक certain amount of shear force जो है वो exert करते हैं रोड के ऊपर, तभी तो रोड टूटती है, सही है। तो हर चीज़ जो मूव कर रही है, जो फ्लो कर रही है, वो अपने साथ shear force लाजमी लेके जाएगी। तो इसी वजह से जो है ना वो बहता हुआ पानी जो है उसके पास shear force होती है। उसको कैसे फाइंड करना आपने, उसकी पानी की डेंसिटी, ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक रेडियस, ये रिल का जो है हाइड्रोलिक रेडियस कितना है, हाइड्रोलिक रेडियस का होता क्या बाय द वे, हाइड्रोलिक रेडियस जो है ना वो, हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ रिल क्या होगा, एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर। यानी कि आपने रिल का एरिया, एरिया का क्या, अगर रेक्टेंगुलर रिल है आपकी तो डी इंटू डी, यानी कि ब्रेड्थ इंटू डेप्थ ऑफ वाटर, और जो पेरीमीटर है वो क्या आएगा, डी प्लस 2d, डिवाइड कर दिया और आर की वैल्यू को फाइंड करेगा, जैसे हमने लास्ट कोर्स ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स में फाइंड करते थे, ठीक है। इसमें आप मुझसे बहुत का एक रेट दिया। और ये जो एस है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। फिर टाउ सी,
टाउ सी जो है ना, इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल शेयर। ये क्रिटिकल शेयर क्या होता है? क्रिटिकल शेयर ये होता है कि अगर वाटर के पास इससे कम फोर्स हो, मैं क्रिटिकल शेयर का थोड़ा सा आपको बता दूं। क्रिटिकल शेयर क्या होता है? द फोर्स ऑफ वाटर below which it does not cause any shear and does not erode, ठीक है? वो फोर्स जिससे कम अगर फोर्स हो पानी के पास तो वो इरोजन नहीं करेगा, उसे हम बोलते हैं क्या? क्रिटिकल शेयर उसको बोलते हैं। ठीक हो गया? और साथ में एस क्या है? ये वो मैंने कर दिया था, मैं वहाँ पे ऊपर चला गया हूँ, इसमें से एक रह गया यार, व्हाट आई एम डूइंग। आर जो है वो हाइड्रोलिक रेडियस आ गया, एस जो है वो क्या है? ये है आपका रिल का स्लोप। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने बीच में से कुछ चीज़ें छोड़ी आ रहा हूँ, बीच में क्या कर रहा हूँ। हाइड्रोलिक रेडियस आ गया, एस जो है ये क्या आ रहा है? ये स्लोप आ रहा है। स्लोप क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके रेल का जो है वो बॉटम प्रोफाइल ड्रॉ की जाए, रेल की जो बॉटम प्रोफाइल है वो ड्रॉ की जाए, तो जो इसका स्लोप है वो बेसिकली जो है ना क्या है आपके पास? ये है एस की वैल्यू, जो कि आपने लिखनी है इन हाइड्रोलिक शेयर ऑफ वाटर। यानी कि अगर टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये एस जो है ये क्या है? स्लोप है। जब सबको आपने जो है ना वो इंकलकेट किया वैल्यूज़ को, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास हाइड्रोलिक शेयर आ गया। अब टाउ सी, जैसे मैंने पहले बोल दिया है कि ये वो शेयर है, ये भी शेयर है, लेकिन ये वो शेयर है जिससे कम वैल्यू जो है वो उसके ऊपर वाटर किसी किस्म की इरोजन जो है वो कॉज नहीं करेगा। आगे 1 माइनस क्यू एस। क्यू एस क्या है? ये है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी के। एक रील जो है वो कितना सेडिमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ठीक है? यानी कि किलोग्राम, इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। के एक सेकंड के अंदर कितने किलोग्राम जो है वो आपका जो एक सेकंड के अंदर कितने किलोग्राम जो है वो सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जबकि डेप्थ कितनी हो? 1 मीटर की हो। सही है? डेप्थ कितनी हो? 1 मीटर की हो। इनकी कितना ट्रांसपोर्ट कर सकती है? आपकी जो है वो रेल कितने सेडिमेंट के मैस को ट्रांसपोर्ट कर सकती है? ठीक है? इन 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 1 सेकेंड, जबकि डेप्थ जो है कितनी हो? वो 1 मीटर की हो। ठीक है? अच्छा, अब ये टाउ सी, ये टी सी आ रहा है। ये टी सी जो है ये क्या है? सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। ये ऊपर था क्या है? सेडिमेंट डिस्चार्ज था ये वाला। मैंने अभी जो है ना यार अंदाजा कर, अभी मैंने जो है आपको ये टाउ सी की डेफिनेशन बताई है। वो क्या है कि सेडिमेंट कितना ट्रांसपोर्ट कर सकती है रेल, कितने किलोग्राम सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कर सकती है एक सेकंड के अंदर, जबकि डेप्थ कितनी हो? 1 मीटर की हो। और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट रेट क्या है कि कितना सेडिमेंट का मैस आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कितना सेडिमेंट का मैस जो है वो ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में जो है ना वो हो रहा है, कि कितना सेडिमेंट जो है वो रेल जो है वो ट्रांसपोर्ट अभी कर रही है, कितने के, ये क्या है? कितने किलोग्राम वो कर सकती है, ये कैपेसिटी है उसकी। और ये क्या है? एक्चुअली कितना सेडिमेंट का मैस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक सेकंड के अंदर, जबकि डेप्थ कितनी है? 1 मीटर है। भाई आई एम सो सॉरी, इसमें मैंने कोई 2 को गलतियाँ मैंने वो की हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई हो। अगर नहीं आई तो बच्चे आपने मुझसे इसके बारे में सवाल करना। आई रिक्वेस्ट यू कि इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात हो आपने मुझसे पूछ लेना। ठीक, नेक्स्ट है गली इरोजन। गली क्या होती है? गली कुछ भी नहीं है। गली इरोजन जो है वो ये है कि जब यही चीज़ें जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, जब यही रिल जो है ये एक्सपैंड कर जाए और इतनी एक्सपैंड कर जाए कि आप इसके बीच के डिस्टेंस को किसी तरीके से भी मैनेज ना कर सको, तो ये क्या है? ये गली इरोजन है। ठीक है? रिल में क्या था? रिल में था ये कम थी, और रिल को जो है, रिल इरोजन और गली में क्या फ़र्क है? रिल इरोजन के अंदर क्या होता है कि रिल्स जो हैं, रिल्स कैन बी रिमूव्ड बाय नॉर्मल टिलेज, कि आप उसमें एक दफ़ा हल चलाओगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी, रिल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो गली है, इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रक्चर। गली इरोजन जो है वो क्या होती है कि गली कैन नॉट बी रिमूव्ड
बाय नॉर्मल टिलेज। कि आप गली को रिमूव नहीं कर सकते बाय सिंपली मतलब टिलेज करके जो है उसके अंदर हल चला के आप उसको नॉर्मली जो है ना वो रिमूव नहीं कर सकते हो ना। ये जो है गली जो है ये मोर एग्रेसिव फॉर्म है ऑफ रेल इरोजन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। सिंपल जो है ना डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगली बातें वही जो है ना वही प्रिंसिपल जो पहले डिफाइन हुआ है वो भी प्रिंसिपल ये वाला डिफाइन हुआ है, इसको इधर पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे जो है ये दो स्लाइड जो हैं ज़रा मुख्तलिफ हैं, तो मैं इनको जो है ना बाद में करता हूँ। ठीक है, अगले वाले सेक्शन में इसको जो है ना रिकॉर्ड करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। बाकी उसमें कोई सवाल अगर पीछे वाली हो तो मुझसे पूछना है आपने।